नमस्कार दोस्तों, कल के सेशन से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कल हमने क्या पढ़ा। कल के सेशन में हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं, क्योंकि कल टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ पूरी बात नहीं कर पाया था। तो सिर्फ आज शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमने कल क्या क्या किया, और उसके बाद आज जो कल का एक रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझसे ये सीख लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। आप दो चीजों से कंफ्यूज नहीं होना। दो चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं यहां पर। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि भैया आप कंफ्यूज नहीं होना, आप कंफ्यूज नहीं होना। वो जो दो चीजें हैं वो क्या है कि नंबर एक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोल लीजिए, या इस चीज को टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल लीजिए। आइंदा से ये बात आपको पता होनी चाहिए कि या हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोल लें या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बोल लें। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल लें, बात एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो चीजों को क्लासेस में डिवाइड करना। जैसे मान लो आप इस कमरे में बैठे हो, इस कमरे के अंदर कुछ फर्नीचर पड़ा है। कुछ फर्नीचर यहाँ प्लास्टिक का है और कुछ फर्नीचर यहाँ पर वुड का है, लकड़ी का है। मैं कहता हूं यार प्लास्टिक वाला फर्नीचर अलग कर दो और लकड़ी का फर्नीचर अलग कर दो। या मैं अपनी बात, अपने सवाल को टेक्निकली बोलता हूं। मैं बोलता हूं भैया इस फर्नीचर को क्लासिफाई कर दो। मैंने कहा रमन, यहां एक लड़का बैठा है रमन। मैंने कहा रमन क्लासिफाई द फर्नीचर, यू स्टैंड अप एंड स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फर्नीचर। आप मुझे बताओ कि रमन का अगला सवाल क्या होगा। रमन क्या बोलेगा मुझसे? बताओ, शाबाश, पीछे हाथ खड़े करके बताओ कि रमन मुझे क्या बोलेगा। जोर से बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही यहां तक। पीछे रेड शर्ट में जो लड़की बैठी है पीछे, वो बताए कि रमन का मेरे से सवाल क्या होगा। शाबाश, बैठ जाओ बेटा, शाबाश, बैठे बैठे ही बता दिया करो, बैठ जाओ। रमन का अगला सवाल मुझसे ये होगा, सर किस आधार पे क्लासिफाई करूं, किस बेस पे क्लासिफाई करूं। तो अगर हम चीजों को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो भाई हमें ये क्लासिफिकेशन करना होगा किसी बेसिस पर, ठीक है, किसी बेसिस पर। और मैं अब आपको ये बोल रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन बताओ। जैसे फर्नीचर का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। भाई किस मटेरियल की कुर्सी है, लकड़ी की कुर्सी है या लकड़ी का फर्नीचर है या प्लास्टिक का फर्नीचर है, उस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हम उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो क्लासिफाई करने के लिए अब यहां पर मान लो 80-90 बच्चे बैठे हैं, तो मैं बोलता हूं रमन को, रमन क्लासिफाई दीज स्टूडेंट्स।
रमन का जवाब होगा सर, रमन का सवाल ये होगा सर किस आधार पे बांटूं? मैंने बोला जेंडर के आधार पे बांट, लड़कों को एक तरफ बिठा, लड़कियों को एक तरफ बिठा। मैंने बोला 12वीं के नंबरों के आधार पे बांट, भाई जिसके 12वीं में 80% से ज्यादा थे उनको एक तरफ बिठा, और जिनके 12वीं में 80% से कम थे उनको एक तरफ बिठा। तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? आधार चाहिए। यू नीड अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। विदाउट दैट बेस यू कुड नॉट क्लासिफाई थिंग्स। So in like manner, if we want to classify contracts, we have to find out on what basis we can classify contracts. We can classify contracts on 3 bases. Number 1 is formation. Number 2 is performance. And number 3 is enforceability. इसमें मैं फॉर्मेशन आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था, और शुरुआती लेक्चर्स में मैंने एनफोर्सेबिलिटी के बारे में भी आपके साथ डिस्कस, मैंने बातें कुछ की थी, सारी बातें डिस्कस नहीं करी थी। परफॉर्मेंस की बातें अभी मैंने कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं किया। तो पहले फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लूं, सुन लो ध्यान से। आज के लेक्चर में फॉर्मेशन को कंप्लीट करूंगा, कल के लेक्चर में परफॉर्मेंस और एनफोर्सेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो कल आज इस कंसेप्ट का, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, आज लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। इस कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है, यानी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। यानी एक लेक्चर और लगेगा इसके अंदर, तब जाके हमारी ये बात पूरी हो जाएगी। फिर हम फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस एंड एनफोर्सेबिलिटी के बारे में सारी बातें। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके सिलेबस के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, तो इन तीनों कंसेप्ट्स में से थोक में क्वेश्चन आते हैं, रिटेल में नहीं आते, होलसेल में क्वेश्चंस आते हैं। बंडल भर भर के क्वेश्चंस के आपके सामने मिलेंगे, और टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही सॉल्व कर पाएगा, बाकी एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? से यस। शाबाश, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं अपने जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात बोल दूं, भाई आप क्लास में डिसिप्लिन से बैठ जाइए। इनडिसिप्लिन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा, चाहे तुम किसी भी 30 मार खान की औलाद हो, आराम से बैठ जाओ। यहां एक ही, इस क्लासरूम में एक ही राजा है, और वो है एलके सोनी। मेरी क्लास में बैठे हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात मानने की हिम्मत नहीं है, मेरी बात मानने की इच्छा नहीं है, तो पीछे दरवाजा है उधर, उसमें लिखा है एग्जिट। देखो ध्यान से, रेड कलर में लिखा है ना एग्जिट, उस पतली गली से निकल जाओ। एक ही कंडीशन है, आप मेंटली एंड फिजिकली इन्वॉल्व है मेरे साथ, नहीं है। और जो बच्चे डिस्टेंट में इसको पढ़ रहे हैं, जहां लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, वहां ये मत सोचना कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा, मैं बहरूपी आदमी हूं। इनविजिबली वहां भी अवेलेबल हूं मैं। तो मुद्दा ये है बेटा, चाहे आप मुझसे डिस्टेंट पर बैठे हैं या आप मेरे सामने बैठे हैं, ये जो पढ़ाई है ना भाई, ये
लायक आदमी के पास जाती है, नालायक के पास नहीं जाती विद्या। विद्या का नेचर समझ लो क्या है, फीमेल है, ये फीमेल नेचर है इसका। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, जितने पानी में तू बैठा है ना उतने में मैं नहाता हूं रोज, इसलिए आराम से बैठ जाओ और मेरे एक्सपीरियंस को सुन। ध्यान से कि ये विद्या लायक आदमी के पास जाएगी, नालायक के पास नहीं जाएगी ये विद्या, क्योंकि इसका फीमेल नेचर है। कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएगी, इनकॉम्पिटेंट के पास नहीं जाएगी। जो इसकी कदर करेगा, इसकी इज्जत करेगा, इसको वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा? सबसे ऊपर इसको वैल्यू देगा, इसके बराबर और किसी को कुछ नहीं समझेगा, इसको अपना गॉड समझेगा। और टीचर्स को उस गॉड का एजेंट समझेगा। विद्या को अगर गॉड है तो हम उसके एजेंट हैं, यानी उसको आप तक लाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो विद्या देवी कहती है कि मेरे एजेंट की भी उतनी ही कदर करनी है जितनी मेरी करते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो इस बात को समझना कि आपको कुछ सीखना है। प्यारे बच्चों, ये पहला स्टेप है नॉलेज की तरफ। अगर आपके मन में ये बात आई है आज कि मुझे यहां से कुछ सीखना है, तो ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है कि आपको कुछ सीखना है यहां आज। बीइंग इग्नोरेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। और जो माइकल लाल यही समझता है कि मैं तो 30 मार खान की औलाद हूं, मेरा बाप तो ये है, तेरा बाप जो कुछ है वो ठीक है, लेकिन तू क्या है? ये बात बताओ, तुम्हारी क्या हैसियत है? अगर मैं तुम्हारे बाप का नाम तुम्हारे नाम के पीछे से हटा लूं, यू आर जीरो। तो अपने आप को जीरो समझना। अगर तुम अपने आप को जीरो समझोगे तो मैं तुम्हारे आगे एक बनकर खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारी वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम अपने आप को डबल जीरो समझते हो तो मैं एक बन के खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारी वैल्यू 100 गुना हो जाएगी। यानी तुम जितना झुककर आओगे उतना ज्यादा सीखोगे। बरोबर बात समझ में आए कि नहीं आए? तुम जितना झुकना सीखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। क्योंकि बरसात हो रही है, झमाझम 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 बारिश हो रही है, लेकिन वो कटोरा, तुम्हारा जो दिमाग रूपी कटोरा है ना, तुम्हारा दिमाग रूपी कटोरा पंजाबी में कहते हैं पुट्ठा है। पुट्ठा मतलब उल्टा है। तो जितनी मर्जी बारिश हो जाए उसके अंदर कुछ नहीं आने वाला। और अगर तुम्हारा दिमाग रूपी कटोरा सीधा है, सीधा समझते हो, ऊपर की तरफ है, तो एक बारिश, 5 मिनट बारिश, 10 मिनट बारिश में भरेगा जरूर, वो कभी ना कभी जरूर भरेगा वो। तो अपने आप को जितना बड़ा जीरो समझोगे, अगर आपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझोगे ना, तो योर टीचर नोज हाउ टू टीच। और अगर तुम ऐसे आदमी के पास आ गए हु डोंट नो हाउ टू टीच, तो तुम्हारे से बड़ा गधा आदमी कोई नहीं है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट योर सेल्फ एज अ बिग जीरो, ताकि मैं एक बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, तुम्हारे डाउट्स और तुम्हारे बीच में एक बनकर खड़ा हो जाऊं। तू मेरा बनकर तो देख, सारी दुनिया को तेरा ना बना दूं तो कहना। अरे तू मेरी बात तो सुनकर देख, मेरी बात में क्या नशा है, क्या जादू है, क्या मजा है, तो सुनकर तो देख यार।
तो सुनता ही नहीं है। तू आज नई जीन्स पहनकर आया है, बस उसी को देखे जा रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं, वो मुझे देख रही है कि नहीं देख रही। अरे इन चीजों से ऊपर उठ जाओ, बच्चे बन जाओ, छोटे से मासूम बच्चे बन जाओ, जीरो बन जाओ। जो स्टूडेंट अपने आप को टीचर से ज्यादा स्मार्ट समझता है, उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा इडियट इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ फॉर्मेशन को बता रहा हूं, फॉर्मेशन को कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो यू मस्ट नो व्हाट इज फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कल भी बताया था, बेसिक मतलब क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला यानी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या है, एग्रीमेंट और कंडीशंस। एग्रीमेंट और कंडीशंस, कंडीशंस का कंसेप्ट लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं। जिन बच्चों ने कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी नहीं पढ़ा, वो पहले उनको पढ़ें, शाबाश। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज का लेक्चर में आप बैठ सकते हो, काम चल सकता है आपका। कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी जरूर अटेंड कर लेना। जिन बच्चों ने क्लास मिस करी है उसका लिंक ले लें वो अपने अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से। सेंटर कोऑर्डिनेटर आपकी हेल्प नहीं करता है, लिंक प्रोवाइड नहीं करता है, डायरेक्टली मुझे एसएमएस कर दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के बाद फॉर्मेशन, यानी बाकी कॉन्ट्रैक्ट के दो ही पार्ट हैं, एग्रीमेंट और कंडीशंस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। तो पहले एग्रीमेंट की बात हम करें। एग्रीमेंट के दो पार्ट हैं, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, और प्रॉमिस के दो पार्ट हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो फॉर्मेशन के आधार पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स के आधार पर कल भी डिटेल में इस बात को हम चर्चा कर चुके हैं, तो चीजों को बार बार रिपीट नहीं करता बेटा यहाँ पे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है बेटा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये हम कर चुके हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये हम कर चुके हैं। इसके अलावा हम दो चीजें और कर चुके हैं, आपने ध्यान दी होंगी कल की क्लास में, और जिसने कल का भी लेक्चर अटेंड नहीं किया वो भी एसएमएस कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। इन दो कंसेप्ट के साथ बाईपास, हमारा बाई प्रोडक्ट और तैयार हो गया था। एक हमने सीखा मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस और मीनिंग ऑफ इंप्लाइड। इन दोनों शब्दों का बहुत यूज है आपके बिजनेस लॉ के अंदर, सिविल लॉ के अंदर। तो एक्सप्रेस और इंप्लाइड वर्ड्स को मैंने आपको समझाया। इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया, एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है और इंप्लाइड ऑफर क्या होता है। शाबाश, ये इतना काम हम कर चुके हैं, इतना काम हम कर चुके हैं कल की क्लास में। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बताया, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बताया, एक्सप्रेस का मतलब बताया, इंप्लाइड का मतलब बताया, एक्सप्रेस ऑफर का मतलब बताया और इंप्लाइड ऑफर का मतलब बताया, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस का मतलब बताया, एंड इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब बताया। शाबाश, ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे कंसेप्ट एग्जाम में डायरेक्ट भी आ चुके हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, या इनका एप्लीकेशन भी किसी केस में हो सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं। ये सब काम हम कल की क्लास में कर चुके हैं। शाबाश, ये सब काम हम कल की क्लास में कर चुके हैं। वापस मैं अगर फॉर्मेशन के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन करूं तो तीन तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा। शाबाश, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और
कोसी कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश बेटा। फॉर्मेशन के बेसिस पर एक बार दोबारा से शाबाश नोट करो। फॉर्मेशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, आप कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। फटाफट दोबारा से देख लो एक बारी। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, implied contract and quasi contract। आप इन 3 बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। इसमें से 2 काम हम कर चुके हैं, आज करना है क्या? कोसी कॉन्ट्रैक्ट। राइट, शाबाश। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? कोसी कॉन्ट्रैक्ट। तो बस छोटी सी बात आज करनी है मुझे इस सेशन में। कुछ बच्चों के लिए ये सेशन अभी खत्म हो जाएगा। सेशन के खत्म होते ही इस सामने बैठे ग्रुप को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कुछ बच्चे जो साथ वाले रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, चुपचाप आराम से, शोर नहीं करेंगे। साथ वाले रूम में शिफ्ट होकर आपके लिए असाइनमेंट्स रेडी हैं। आप असाइनमेंट्स को सॉल्व करोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको सॉल्व करेंगे, जो नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा, उसको आपने डाउट सेशन में मुझसे पूछेंगे। राइट, डाउट सेशन में आप मुझसे वो पूछेंगे। बाकी जो बच्चे इधर बैठे हैं, सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए ये सेशन आगे कंटिन्यू रहेगा। तो कुछ बच्चों के लिए सेशन कंटिन्यू नहीं रहेगा। कोसी कॉन्ट्रैक्ट बस थोड़ी सी देर का एक कंसेप्ट है। वैसे कोसी कॉन्ट्रैक्ट आगे भी आएगा, आने वाले चैप्टर्स में आएगा। जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो अभी तो बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक बातें सीख रहे हैं, तो वहां कोसी कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा चैप्टर है। शाबाश। तो वहां भी कोसी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, लेकिन अभी यहां बताना जरूरी है, ये जरूरी है। नहीं तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट अगर अभी नहीं बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा इसका। टाइप्स ऑफ कोसी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी इसकी टाइप्स भी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ कोसी कॉन्ट्रैक्ट जब हम कोसी कॉन्ट्रैक्ट एज अ चैप्टर उठाएंगे तो वहां करेंगे। तो आज कोसी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसका हमने मीनिंग सीखना है, और कोसी कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग सीखने के बाद शाबाश, उन बच्चों को पता है कि किनको यहां बैठे रहना है और किनको यहां से उठकर जाना है। आपको पता है इस बात का। सेशन के शुरू होने से पहले ही बात मैंने आपको क्लियर की थी। जो बच्चे मेरे साथ फेस टू फेस बैठे हुए हैं यहां पर, अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, अपना हाथ नीचे कर लीजिए। बेटा कोई डाउट नहीं पूछोगे अभी आप। शाबाश, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। कोई डाउट नहीं मैं बताने वाला अभी आपको। जब डाउट सेशन लूंगा असाइनमेंट के बाद, ठीक है, तो फिर आप अपनी बात पूछना, क्योंकि अभी जो बताने वाला हूं मुझे पता है कि आपका डाउट यहां काम नहीं आने वाला है। तो आपके लिए इन सारे बच्चों का टाइम मैं खराब नहीं कर सकता। तो आपको बेटा अलग से टाइम दिया जाएगा, क्लास के बाद आप अपना डाउट वहां पूछेंगे। तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट की बात हम कर रहे हैं। तो बस जरा सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आ गया तो आज का दिन हमारा सफल हो जाएगा, आज का दिन हमारा कामयाब हो जाएगा। कोसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको मैं पहले बता चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना। किसी को ये तो डाउट नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डाउट है तो पुराने लेक्चर्स को उठाकर देखना। पुराने लेक्चर्स जितने भी आपके साथ मैंने डिस्कस करे हैं, वो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात कर लें। शाबाश। हाँ बेटा, यहां भी आप सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात कर लें। कोसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेक्शन 2H में हम समझ चुके हैं। सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात एग्रीमेंट भी बता चुका हूं, एनफोर्सेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात है कि कोसी का मतलब क्या है। यहां पर कोसी के वैसे आप डिक्शनरी उठा के देखना, 2-3 मतलब आपको मिलेंगे, अलग अलग मीनिंग आपको मिलेंगे। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। अलग अलग कंटेक्स्ट में एक ही स्पेलिंग होती है, वर्ड को
प्रोनाउंसिएशन उसका चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, स्पेलिंग एक ही रहती है। तो इसका और भी मीनिंग है कोसी के। तो आज यहाँ क्या मतलब है कोसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो इसका कोसी का जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कोसी का मतलब यहाँ है अधूरा, इनकम्प्लीट। तो वैसे इसका मतलब अगर मैं लिटरल इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर ये नाम देंगे तो ये अनप्रोफेशनल लगता है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट यानी नाम में कुछ गड़बड़ लगती है, तो उसको ये नाम ना देकर हमने क्या नाम दिया है, कोसी कॉन्ट्रैक्ट। कोसी कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट नाम यहां पर नहीं दिया है। तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट, इसका कोई यहां पर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आगे कुछ सेक्शंस आए हैं, उन सेक्शंस में कुछ लाइनें लिखी हैं, उसका इंटरप्रिटेशन मैं यहां बता रहा हूं। उन लाइनों को हमने कोसी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग लगा लिया है। जैसे इंग्लिश लॉ में ये डिफाइंड है, हमारे लॉ में ये डिफाइंड नहीं है। तो हमारे लॉ के सेक्शंस में कई जगह एक लाइन लिखी है, उसका ये मतलब है कि इसको हमने क्या मान लिया, कोसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आइए बातों को नोट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, कोसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? The meaning of cozy contract, right? आप इसका मीनिंग, शाबाश, मीनिंग ऑफ कोसी, मीनिंग ऑफ कोसी कॉन्ट्रैक्ट, ओ है ये, QUOSI, कोसी, QU, कोसी की स्पेलिंग ठीक लिखो भाई, QUASI, कोसी। मीनिंग ऑफ कोसी कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कोसी कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश बेटा। मीनिंग ऑफ कोसी कॉन्ट्रैक्ट आप लिखेंगे कुछ ऐसे, अ रिलेशनशिप, बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, अ रिलेशनशिप which, a relationship which resembles, a relationship which resembles like a contract, a relationship which resembles, 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 यही क्या लिखा है बेटा, resembles। इसको लार्ज में मैंने कैपिटल लेटर्स में यहां लिख दिया, resembles, a relationship which resembles like a contract but not a contract, but actually not a contract, a relationship which resembles like a contract but not a contract, but actually not a contract। रिजेंबल का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखता है नहीं। सो कोसी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बोलना नहीं चाहिए वैसे टेक्निकली। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आप नोट कर लीजिए इस बात को। अ रिलेशनशिप विच रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बट एक्चुअली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली बट एक्चुअली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है नहीं। सुन लो ध्यान से बात, कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट।
विच रिजेंबल्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं भाई, फिर बात समझ में आएगी। अगर इतनी बात मैं बताऊं और पूछूं समझ में आ गई तो मेरे से डरते हुए तुम कह दोगे समझ में आ गई, लेकिन मुझे पता है कि नहीं समझ में आई। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका मीनिंग है। एक कहानी सुनाता हूं, एक कहानी सुनो। एक मार्केट थी, उस मार्केट में दो व्यापारी थे। एक का नाम था बी वर्मा और दूसरे का नाम था बी शर्मा। संजोग की बात है, दोनों कपड़े के व्यापारी हैं। बी वर्मा एक का नाम है और दूसरे का नाम है बी शर्मा। मान लो दिल्ली में दोनों व्यापारी हैं, चांदनी चौक में कपड़े के व्यापारी हैं और दोनों की दुकान भी साथ साथ है बिल्कुल। तो ए ने अहमदाबाद से एक ट्रक भरकर एक कंसाइनमेंट भेजा बी वर्मा के पास। यानी ए और बी वर्मा के बीच में एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के चलते एक कंसाइनमेंट ट्रक भरकर, बड़े वाला ट्रक जिसके ऊपर लिखा होता है माफ करना कद थोड़ा लंबा है। ऐसे ट्रक देखे हैं तुमने? बहुत बड़ा जंबो ट्रक होता है, उसके ऊपर लिखा होता है माफ करना ट्रक, माफ करना कद थोड़ा लंबा है। भाई मेरे लंबे कद की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो माफ करना। वो लिख देते हैं एक्सप्रेसली, स्पष्ट तरीके से ट्रक के ऊपर लिखा होता है, आपने शायद देखा हो कभी। तो ए ने वो जंबो ट्रक भरकर माल का बी वर्मा के पास भेज दिया। वो ट्रक वाला थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, उसे बी नजर आया और लास्ट में, यानी बी वर्मा और बी शर्मा में देखो क्या डिफरेंस है, सिर्फ वी और एस का तो डिफरेंस है। तो उसको लास्ट में मां नजर आया, शुरू में बी नजर आया, तो उसने गलती से माल दे दिया बी शर्मा को। गलती से माल एक्चुअली जाना कहां चाहिए था? बी वर्मा के पास। और माल चला कहां गया? बी शर्मा के पास। और टाइमिंग कुछ इस तरह से फिट हुई कि जैसे ही माल शर्मा जी के पास आया, शर्मा जी के पास उसी माल का ऑर्डर आ गया। शर्मा जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और उन्होंने माल उठाकर बेच दिया। बी शर्मा ने माल बेच दिया डी को। बी शर्मा ने माल बेच दिया डी को। माल बेच दिया यानी पेमेंट ली होगी, प्रॉफिट कमा लिया। अब बी शर्मा ने तो माल की कीमत अदा नहीं कर रखी ना। माल की कीमत तो किसने अदा कर रखी है? बी वर्मा ने। उस पैसे पर किसका हक था? बी वर्मा का या ए का हक था उस पैसे पर, उस प्रॉफिट पर। जो प्रॉफिट बी शर्मा ने कमाया, ठीक है, उसको कौन रिकवर करेगा? ए और बी वर्मा मिलकर उस पैसे को, उस प्रॉफिट को रिकवर करेंगे। तो अब इन, यानी मान लो एक ए का माल था, वो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो माल ए का था, क्योंकि कंसाइनर का माल होता है। आपको पढ़ा हो आपने कंसाइनमेंट अकाउंट्स कभी पढ़ा हो तो ये बात पता होती है कि कंसाइनमेंट का माल किसका होता है? कंसाइनर का माल होता है। कंसाइनर कौन है इसमें? ए। कंसाइनी कौन है? बी वर्मा। तो ए बी शर्मा से उस पैसे की रिकवरी कर सकता है, ठीक है। तो एनफोर्सिबिलिटी आ गई ना बेटा। या तो बी शर्मा शर्म करके माल के प्रॉफिट और पैसे दे दे, नहीं देगा तो इसकी एनफोर्सिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? यानी कोर्ट में केस फाइल करके ए बी शर्मा से पैसे ले सकता है कि नहीं ले सकता? बताओ। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, बताओ, अपना माइंड लगाओ। आपका मन क्या कहता है? आपका माइंड क्या कहता है? ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है। एनफोर्सिबिलिटी है इसका मतलब। यानी जो चीज आप कोर्ट के जरिए ले सकते हैं, इसका मतलब एनफोर्सिबिलिटी है। इसका मतलब क्या है? एनफोर्सिबिलिटी है ना भाई, उसकी एनफोर्सिबिलिटी है। लेकिन क्या ए और बी शर्मा में एग्रीमेंट है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक बार दोबारा से देखो, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। ए बी शर्मा के पास अपनी पेमेंट एनफोर्स करवा सकता है।
क्या एग्रीमेंट है? सर एग्रीमेंट तो है नहीं, तो फिर क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलना चाहिए, क्योंकि यहां सिर्फ एनफोर्सिबिलिटी है, एग्रीमेंट नहीं है। यानी एग्रीमेंट के बिना एनफोर्सिबिलिटी है, यानी इसकी एनफोर्सिबिलिटी ए और बी शर्मा का जो रिलेशनशिप है वहां एनफोर्सिबिलिटी ठीक वैसे ही हो रही है जैसे ए और बी वर्मा के बीच में है। लेकिन ए और बी वर्मा के बीच में तो एग्रीमेंट था, ए और बी शर्मा के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। वो तो ट्रक वाले की गलती थी, ट्रक वाले ने गलती से माल बी शर्मा को दे दिया, ट्रक वाले ने गलती से माल बी शर्मा को दे दिया, तो गलती ट्रक वाले की है, लेकिन एग्रीमेंट तो नहीं है। अरे सर एग्रीमेंट नहीं है लेकिन एनफोर्सिबिलिटी है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अधूरा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं इसको बेटा? अधूरा कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्या? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है अ रिलेशनशिप विच रिजेंबल्स, यानी विच लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बट एक्चुअली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अरे मैं तेरे को बोलूं, सामने ये नवीन बैठा है, इसको मैं बोलूं भाई तेरी शक्ल आमिर खान से मिलती है, यू रिजेंबल टू मी लाइक माई बुआ। ये पीछे लड़की बैठी है, ये ऐसे दिख रही है जैसे मेरी बुआ बैठी है। अरे मेरी बुआ थोड़ी है ये, लेकिन मेरी बुआ जैसी लगती है। ये जो निधि बैठी है पीछे, मैं वैसे ही बोल रहा हूं बेटा, तू है नहीं वैसी, वैसे बोल रहा हूं बस। मतलब क्या? यू रिजेंबल्स टू मी लाइक माई बुआ। अरे तू मेरी बुआ थोड़ी है, लेकिन मुझे लगती है वैसी है तू। अरे ये आमिर खान थोड़ी है कमबख्त, ये गधा आमिर खान थोड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि आमिर खान जैसा रिजेंबल हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी एक ऐसी रिलेशनशिप जो कॉन्ट्रैक्ट के तरह लगती है लेकिन वो है नहीं, उसके फॉर्मेशन में सिर्फ एनफोर्सिबिलिटी है, उसके फॉर्मेशन में एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट होता तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते, बिना एग्रीमेंट की है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम बेटा? इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आई? तो मेरे पीछे बोलो, शाबाश सब बच्चे बोलो मेरे पीछे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिलेशनशिप which looks like a contract, which resembles like a contract, but actually not a contract. एक बार दोबारा से, quasi contract is a relationship which resembles like a contract, but actually not a contract. ठीक है बेटा? quasi contract का मतलब समझ में आया? नहीं मतलब समझ में आया? डाउट है तो पूछ लेना बेटा, ठीक है? आप अपने डाउट पूछ लेना। अब मैं थोड़ी देर का ब्रेक दे रहा हूं आपको, ब्रेक के बाद फिर हम इकट्ठा होंगे। ब्रेक के बाद कुछ बच्चे अपनी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे नए हैं, जो बैकअप क्लास के लिए बैठेंगे, जो नए बच्चे हैं वो यहाँ बैठे रहेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट सारे लेक्चर लिए हैं वो बाजू वाली क्लास में चले जाएंगे, वहां असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। शाबाश, मिलते हैं ब्रेक के बाद।